ठीक है, कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमको उपभोग फलन से प्राप्त होता है, तथा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग ये कहां से हमको प्राप्त होता है, ये हमको सेविंग फलन से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर हम गणना करना चाहते हैं कि इनके बीच का क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसको जानकारी प्राप्त करने के पूर्व सबसे पहले हम इस समीकरण को देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर परफेक्ट कंपटीशन में अपनी आय का या तो वो उपभोग करता है और या तो वो बचत करता है, यही काम करेगा। या तो अपनी इनकम को वाई रिप्रेजेंटिंग आपका इनकम है, उसकी सी रिप्रेजेंटिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, एंड एस रिप्रेजेंटिंग आपका सेविंग है। तो अपनी आय को या तो वो भोग करता है या तो वो बचत कर लेगा। मान लीजिए आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप व्हेन चेंज इन इनकम, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी आय में परिवर्तन होगा तो उससे आपकी उपभोग में परिवर्तन होगा, और उपभोग में परिवर्तन होगा तो उसकी बचत में परिवर्तन होगा। ओके, तो अब दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक रिलेशनशिप निकल आएगा, और यहीं पर आप ये जो आपका रिलेशनशिप निकला है इसको दोनों पक्षों को आप y से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी प्लस एस। यहां पर आप डेल्टा y से डिवाइड करोगे, ये डेल्टा y से डिवाइड कर दो, यहां पर डेल्टा y से डिवाइड कर दो, यहां पे y से डिवाइड कर दो, यहां पर y से डिवाइड कर दो। तो इस समीकरण को मैंने सिंपल समीकरण को विदाउट चेंज वाले को y से डिवाइड कर दिया दोनों पक्षों को, और जब इनकम में परिवर्तन होता है तो उसके दोनों पक्षों को मैंने किससे, डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा वाई आपका डिवाइड हो जाएगा, और ये रिलेशनशिप आपका क्या आ जाएगा, एमपीसी आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इसके बीच का भी हम रिलेशनशिप यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इसका मान इकाई के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता, 4 स्टार क्वेश्चन इसको मैं कहूंगा। 4 स्टार क्वेश्चन क्यों कहूंगा, क्योंकि एग्जाम में एमपीसी का मान दिया रहता है और एमपीएस का मान पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये एमपीसी और एमपीएस का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, एक ये फार्मूला आपका जनरेट हो जाता है, और एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, दिस इज अनदर फार्मूला जो ऊपर से जनरेट हुआ। तो ये तीनों फार्मूले आपके बड़े काम के हैं, एग्जाम में हरदम प्रयोग में आते हैं, इनका प्रयोग जरूर करना। ठीक है, एग्जाम में आपका एमपीसी का मान दे दिया जाएगा, एमपीएस का मान पूछा जाएगा, तो इस फार्मूले में रख देना नीचे। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब चलो यहां पर आ जाओ, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इट मींस 1 हो जाएगा। c अपॉन y मींस क्या हो जाएगा, जब आपका उपभोग को आय से डिवाइड कर देते हैं, टोटल कंजप्शन को टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल आता है, और जब आप बचत को आय से डिवाइड करते हैं तो आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग आ जाता है। ये एक आपका फार्मूला जनरेट हो जाता है। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तथा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग के बीच में इकाई का संबंध पाया जाता, दोनों का योग एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, ये होना चाहिए। एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका फार्मूला हो जाता है एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, ये फार्मूला आपके इंपॉर्टेंट है। इन 6 फार्मूलों को आप जरूर अपने दिमाग में रहिएगा, कैसे ओरिजिनेट हुए हैं ये मैंने आपको दिखा दिया ऊपर। एक आपका विदाउट, आपका जो इनकम फलन है, आय फलन है, विदाउट चेंज के आप दोनों पक्षों को y से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें से आपको औसत प्रवृत्तियां निकल आएंगी आपका। और यहां पर जब आपकी आय में परिवर्तन हुआ तो इसमें आपके पास क्या होता, सीमांत प्रवृत्तियां निकल करके आ जाएंगी, एंड रिलेशनशिप आपका आय
ठीक है। रिलेशनशिप आपका उपभोग तथा बचत के बीच में मिल जाएगा, चाहे वो औसत का हो चाहे सीमांत का हो। तो ये टॉपिक आपका यहां पर ये बताता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस आपको ज्ञात हो गया। ये फार्मूला से आप देखिएगा 100% प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये 6 आपके फार्मूले बन जाते हैं, इनको जरूर, ये 6 आपके फार्मूले हो जाते हैं। इन 6 फार्मूलों को आप भूलिएगा मत, इनसे देखिएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे। ठीक है, ये आपका मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है और ये पोर्शन आपका औसत का कॉन्सेप्ट है, और वैसे आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लायर, गुणक के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गुणक आप जानते हो, दिस कॉन्सेप्ट आल्सो डेवलप्ड बाय कीन्स, लेकिन अगर इसकी मैं ओरिजिन की बात करता हूं कि ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो ये आरिफ खान का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर जिसको गुणक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है सबसे पहले आर एफ कॉन ने दिया था, आर एफ कॉन ने दिया था, और उन्होंने विनियोग गुणक, ये कीन्स का विनियोग गुणक नाम से यह सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, विनियोग गुणक। ठीक है, कान ने जो इस अपना सिद्धांत दिया था वो रोजगार गुणक की बात कहे थे कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में रोजगार कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, विनियोग गुणक क्या कहता है कीन्स का, अर्थव्यवस्था में जब निवेश बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। दैट इज नोटेबल पॉइंट। कान रोजगार गुणक की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो रोजगार कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, कीन्स कहते हैं अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। ओके, तो आरिफ खान ने इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, और 19 में इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद कान का जो रोजगार गुणक था, कीन्स ने कान से इस विचार को ग्रहण किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को रखा गया। तो ये 1931 में कॉन्सेप्ट आया था। अब आपको महान मंदी याद आ रही होगी ना, महान मंदी के समय कई थ्योरी डेवलप हुई थी, उनमें से ये एक प्रमुख थी। ठीक है, आपका मल्टीप्लायर एक प्रमुख थ्योरी के रूप में है। चलो, अब कीन्स ने जो विनियोग गुणक बनाया, कीन्स का विनियोग गुणक जो था, विनियोग गुणक हमें यह बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश किया जाता है, डेल्टा आई, ठीक है, दैट रिप्रेजेंटिंग प्रारंभिक निवेश किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाती है, और जितने गुना नेशनल इनकम बढ़ जाएगी वो आपका गुणक होगा। ठीक है, दस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका निवेश प्रारंभिक होता है उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है, और राष्ट्रीय आय जितने गुना बढ़ती है वो आपका गुणक होगा। तो इस प्रकार गुणक बराबर जो होता है, के बराबर जो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। दिस इज फार्मूला ऑफ द मल्टीप्लायर। ठीक है, जिसमें प्रारंभिक परिवर्तन डेल्टा आई में होता है। फर्स्ट चेंज जो आपका होता है वो किस में होता है, फर्स्ट चेंज आपका, इनिशियल चेंज आपका कहां पर होता है, आपका डेल्टा आई में होता है। और सेकंड आपका जो चेंज होता है, सेकेंड चेंज जो आपका आता है वो वाई में होता है, डेल्टा वाई में। और डेल्टा वाई के मान को यदि डेल्टा आई के मान से आप डिवाइड कर दो तो आपको गुणक का मान निकल आएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा आई की वैल्यू को इधर ले लेते हैं तो के इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई, इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। एग्जाम में मैंने एक बार एमसीक्यूज में देखा था, यदि अर्थव्यवस्था में निवेश का मान 100 रुपए है, गुणक का मान 4 है, तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी, 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस फार्मूले में रख करके, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये फार्मूला आपका एग्जाम्स में आया था। इसको और एक अलग फॉर्म में कर सकते हो, डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन के डेल्टा वाई, इस फॉर्म पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यदि नेशनल इनकम का मान और गुणक का मान दिया हो तो आप निकाल सकते हो। तो मैंने तीनों वेरिएबल के फॉर्म में आपको ये आपका रख दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा
कि जो गुणक का मान होता है इट विल बी डिपेंड अपॉन एमपीसी। फिर से आपकी बात आ गई एमपीसी की। गुणक का जो वर्किंग कल्चर होता है इट विल बी डिपेंड अपॉन एमपीसी पे डिपेंड करता है, और एमपीसी प्लेइंग मेजर रोल इन द इकोनॉमी। ठीक है, एमपीसी का जो रोल है, क्योंकि डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है और इसका रोल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट स्वायत्त निवेश करती है, स्वायत्त निवेश कितना करती है? 100 रुपए का। ठीक है, अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान कितना है? 0.5 है। और एमपीएस का मान, देखो एमपीसी रहेगी तो एमपीएस जरूर रहेगी, तो एमपीएस का मान 0.5 है। जब ए इसका 0.5 है तो हम जानते हैं कि दोनों की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो इसलिए 0.5। तो यानी अर्थव्यवस्था में जब 100 रुपए का निवेश करते हैं और एक व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहा है, एक मिनट, पर इकोनॉमी में 100 है और लोगों की एमपीसी 0.5 है और एमपीएस भी 0.5 है, तो मनरेगा में एक व्यक्ति काम करता है, वो 100 रुपए पाया और 100 रुपए में से 50 रुपए उपभोग के लिए रख लेता है एंड 50 रुपए वो बचत के रूप में रख लेता है, और इस 50 रुपए से अपने यहां जो दूध वाला है उसको पेमेंट कर देता है। तो वो अभी ये देखिए इनकम किसकी हुई थी? मजदूर की। ये इनकम आपकी नेशनल इनकम में जुड़ गई क्योंकि मजदूर ने इनकम यहां जनरेट किया, और ये दूध वाले को इनकम दे दिया 50 रुपए, तो ये 50 रुपए दूध वाले की इनकम हो गई। ठीक है, दूध वाले की इनकम हो गई। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम में काउंट होगी। अब दूध वाले की भी प्रोपेंसिटी वही है कि 50 अपने पास रखता है और 50 क्या करता है? खर्च कर देता है। तो आपके पास 25 रुपए अपने पास ही रखेगा और 25 रुपए ये बचत कर लेता है, क्योंकि एमपीसी 0.5% है, मतलब 50% है, तो 50% इनकम को ये रखता है और 50% ये बचा लेता है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी इनकम रखा, कंजप्शन के लिए रखा, ये इसने क्या किया? बच्चों की फीस दे दिया। जब बच्चों को फीस दे दिया तो स्कूल के पास चली गई, ये भी नेशनल इनकम में काउंट होगी। अब वहां का जो स्टाफ है उसको जब वेतन के रूप में 25 रुपए मिले, तो उनके भी एमपीसी क्या है? हमने 50-50 मान लिया है, तो 12-12.5 रुपए कंजप्शन के लिए रख लेते हैं एंड 12.5 रुपए वो लोग किसके लिए रख लेते हैं? बचत के लिए रख लेते हैं। तो ये जो आपके पास कंजप्शन के लिए रखे, हो सकता है फ्रूट्स खरीदना चाहते हो, तो ये फ्रूट्स जो खरीदना चाहते हैं ये उसकी इनकम हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इस सारी इनकम को अगर आप जोड़ लेंगे, तो सारी इनकम को जोड़ने के बाद प्रारंभिक निवेश कितना है? मान लीजिए प्रारंभिक निवेश यहां पर आपका 100 है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में आप देख रहे हो कि 200 की नेशनल इनकम जनरेट हो जा रही है। इसको, ये प्रोसेस को लगातार बंद मत होने दीजिए जब तक इकोनॉमी में जीरो ना हो जाए अमाउंट। तो आप देखोगे 200 में हो जाएगा, तो नेशनल इनकम आपकी 200 हो जाती है, प्रारंभिक निवेश आपका 100 हो जाता है। इस प्रकार मल्टीप्लायर का मान जो आपका हो जाता है इट विल बी 2 हो जाएगा, गुणक का मान आपका 2 हो जाता है, अगर ऐसी प्रोपेंसिटी दी हुई है तो इस प्रकार आपका वर्किंग फंक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर काम करता है ताकि इकोनॉमी में इनकम को जनरेट कर सके। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस 2। किससे? के का क्या रिलेशनशिप है? के से एमपीसी तथा एमपीएस का मल्टीप्लायर से क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग जानना चाहेंगे। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम जानते हो कि आपकी जो इनकम होती है या तो आप उपभोग करोगे या तो आप निवेश करोगे, यही काम कर सकते हो। ठीक है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका उपभोग बढ़ता है प्लस आपकी निवेश बढ़ता है, ये आप जानते हो। उपभोग बढ़ता है प्लस आपका निवेश बढ़ता है। चलो दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से डिवाइड करने पर, यहां पर दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो, दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से, ठीक है, विभाजित करने पर, जब दोनों पक्षों को विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1, और इसको आप क्या लिखोगे? एमपीसी लिखोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को आप एमपीसी लिख लो। ठीक है,
प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर है? एमपीसी को उधर ट्रांसफर कर लो, चलो इधर कर लेते हैं। तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई हो जाता है। अब एक काम करते हो, इसको इनवर्स फॉर्म में चलो कर लेते हैं। ठीक है, 1 दोनों तरफ कर दो, दोनों तरफ 1 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या कि 1 अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी। ये आपका आ जाएगा और ये आपका यहां से डेल्टा वाई ऊपर आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये फार्मूला आपका बन जाता है। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। इसको हम मल्टीप्लायर कह सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी हो जाता है। और अब एमपीसी का k के साथ रिलेशनशिप एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन मैं इसको अब कह रहा हूं यहां से। ये 5 स्टार आपका क्वेश्चन हो रहा, 6 स्टार हो गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आएगा। और एमपीसी की वैल्यू दी रहेगी, के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, इफ एमपीसीज वैल्यू गिवन दैट इज ठीक है 0.4 देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के, ये एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इफ एमपीसी वैल्यू इज 0.5 देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के, आपको बताना होगा। इफ एमपीसी वैल्यू इज 0.6 देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के, ये आपको बताना होगा। तो ये रिलेशनशिप आपको एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता। यदि एमपीसी का मान बढ़ेगा तो के का मान भी क्या होगा, एमपीसी का मान बढ़ेगा तो के का मान बढ़ेगा। और एमपीसी का मान घटेगा तो के का मान घटेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि के का एमपीसी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा धनात्मक रिलेशनशिप होता है। एमपीसी का मान बढ़ता है तो के का मान बढ़ता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में यदि लोगों की आदत खर्चीले ज्यादा है तो खर्च करने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और अगर अर्थव्यवस्था के लोग कंजूस हैं तो नेशनल इनकम भी धीरे बढ़ेगी। ठीक है, डिफरेंस आप शहर में और सिटी में और गांव में अच्छा आप देख लो। सिटी के लोग खर्चीले बहुत होते हैं, या कह लो कि वहां पे एक्सपेंसेस मदे ज्यादा होती हैं, तो शहर की इनकम तेज इंप्रूव होती है, इनहेंस होती है। गांव में एमपीसी का मान कम होता है, इसलिए जो आपके पास विलेज में होता है वहां पर एमपीसी का मान कम होता है, इसलिए वहां का गांव की इकोनॉमी में मल्टीप्लायर का यूज भी प्रॉपरली कम होता है। देन वहां की इनकम भी उसी हिसाब से इनहेंस नहीं करती है। तो ये रिलेशनशिप आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इकोनॉमी में एमपीसी का मान डिफरेंस दिया है तो के का मान कितना है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी ये दिया है। अब हमने एक फार्मूला इसके पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग क्लास में कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है और आपका 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस होता है। तो चलो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, एमपीएस के रूप में देख लेते हैं क्या रिलेशनशिप होता है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एमपीसी देन वी कैन फाइंड 1/1 एमपीएस। ये मुझे फार्मूला एक मिल जाता है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के, तो वी कैन से दैट हैव द इनवर्स और निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के। ठीक है, इसके बीच में यदि एमपीसी का मान बढ़ेगा, इकोनॉमिक लोग कंजूस ज्यादा होंगे, इकोनॉमिक लोग उनकी बचत प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो के का मान कम होगा और इकोनॉमी आपकी उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी जिस स्पीड से आप चाहते हो। ठीक है, और अगर एमपीसी का मान घटेगा, एमपीएस का मान घटेगा तो के का मान बढ़ेगा। तो कीन्स ने, मैंने बार बार बता रहा हूं, कीन्स एग्रीगेट डिमांड पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो अर्थव्यवस्था में व्यय पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए अगर बचाते हो तो कीन्स के सिद्धांत के विरोध में जाते हो, विपरीत जाते हो और उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था डिक्लाइन करने लगेगी। जबकि एग्रीगेट सप्लाई की बात, जो सेविंग्स की बात होती है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा इंसान को बचत करनी चाहिए, कीन्स ने कहा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा, कीन्स ने कहा कि हमको बचत करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमको बचत करनी चाहिए फॉर द फ्यूचर। इसीलिए क्लासिकल सिद्धांत में एक आया किफायत का विरोधाभास।
किफायत का विरोधाभास एक थ्योरी बनी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कीन्स ने यही बात प्रूफ किया कि आपकी जो सेविंग हैबिट होती है वो आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट कर देगी। ठीक है, वहां पर सेविंग तो ये किफायत का पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के नाम से एक थ्योरी बनी, और ये एग्जाम में पूछा जाता है हु डेवलप द पैराडॉक्स ऑफ द थ्रिफ्ट, ये सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत ने किस पर फोकस किया है। तो ये सिद्धांत आपका बताता है कि तो कीन्स क्या कहते हैं, वो हरदम व्यय के पक्ष के थे, व्यय को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देते थे और वो एक्सपेंडिचर को लेकर के चलते थे। तो ये रिलेशनशिप मैंने आपको स्टेब्लिश कर दिया है, और इसमें डिफरेंस लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर प्रारंभिक निवेश का मान 1000 है, प्रारंभिक निवेश का मान 1000 है, डेल्टा आई का मान 1000 है, अगर इकोनॉमी में एमपीसी का मान 0.35 है, ठीक है, देश में आपके पास प्रारंभिक निवेश का मान दिया है और एमपीसी का मान दिया है, तो बताइए नेशनल इनकम कितनी होगी। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में इस तरह क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका फार्मूला k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का प्रयोग करोगे। एमपीसी का मान आपका दिया है 1/1 माइनस 0.35। ठीक है, तो आपके पास और k का मान आप यहां से निकाल लोगे। ठीक है, k का मान कितना निकलेगा आपका, यहां पर 1/, इसको माइनस कर दोगे, माइनस करने के बाद जो आएगा यहां पे वैल्यू आप रख दोगे, और ये आपके पास किसका मान आ जाता, k का मान आ जाता, और इसमें डेल्टा आई के मान को आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे इससे, तो आपको डेल्टा वाई का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 1538 नेशनल इनकम का मान आ रहा है, 1538 में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी जो प्रारंभिक निवेश गवर्नमेंट ने 1000 रुपए किया है, उस 1000 रुपए को इकोनॉमी प्रॉपरली कन्वर्ट कर देगा कितना, 1538 रुपए में। ओके, चलो इसका डायग्राम अब हम लोग देख लेते हैं। तो डायग्राम जब देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं, ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर लाइन है, ये एज्यूम की जाती है y इक्वल टू सी प्लस आई, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। ये प्रारंभ में आपका इकोनॉमी में c प्लस आई का मान दिया गया, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग ई पर है, और आपकी नेशनल इनकम OY1 है। जब OY1 है और अर्थव्यवस्था में जब डेल्टा आई का मान बढ़ता है, तो डेल्टा आई का मान बढ़ने से ये देखो आपका डेल्टा आई का मान बढ़ जाता है। तो जब डेल्टा आई का मान बढ़ जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप हम नए संतुलन बिंदु E1 पर आ जाते हैं, और नए संतुलन बिंदु E1 में आने के परिणाम स्वरूप हमारे पास राष्ट्रीय आय बढ़कर के OY2, ये देखिए डेल्टा वाई आपका ये इनकम बढ़ गई, डेल्टा आई का मान बढ़ने से डेल्टा वाई का मान बढ़ जाता है, ये आपके पास हो जाता है। यहां पर मल्टीप्लायर काम कर रहा है, और ये मल्टीप्लायर से हमको आंसर ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो गुणक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि गुणक इकोनॉमी में क्या करता है, नेशनल इनकम को इनहेंस करता है, बट इट विल बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, इट विल बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है एमपीसी की वैल्यू इसमें मेन हो जाती है। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, प्रॉपरली एबीसीडी में आंसर देना। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये आपको इसमें से बताना है। पहला, ठीक है, आय एवं कुल बचत में फलनात्मक संबंध होता है, आय एवं कुल बचत में फलनात्मक संबंध होता है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, बचत एक स्वतंत्र चर है, बचत एक स्वतंत्र चर है। तीसरा आपका ऑप्शन आपका होता है एपीसी बचत तथा आय का अनुपात है, एपीसी बचत तथा आय का अनुपात है। और चौथा आपका क्वेश्चन है एमपीसी तथा एमपीएस का योग इकाई के बराबर होता है। बताइए कौन सा सत्य नहीं है।
चारों आपके पास ऑप्शन है। इस तरह के एग्जाम में आपके प्रश्न परेशान करने वाले मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ प्रश्नों को आपको फोकस करना होगा। कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है? आय कुल बचत में फलनात्मक संबंध होता है, बचत एक स्वतंत्र चर है, एपीसी तथा बचत तथा आय का अनुपात है, एमपीसी तथा एमपीएस योग इकाई के बराबर है। आपकी आय का फलन होता है, यानी ये आपका आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका इनकम है। दूसरा, एपीसी का फार्मूला जो होता है वो C/Y होता है, बचत तथा आय अनुपात नहीं होता है। ये बचत तथा आय अनुपात जो आपका होता है वो एपीएस का आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। आपका 1 तथा 4 स्टेटमेंट सही है। एमपीसी तथा एमपीएस का योग इकाई के बराबर होता है। आय तथा कुल बचत में फलनात्मक संबंध होता है। यस, कुल बचत तथा आय में फलनात्मक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। तो ये आपके पास 1 और 4 करेक्ट है, 2 और 3 इनकरेक्ट है। इन दोनों को आपको पहचानना सीखना होगा एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी होता ना निम्न में से कौन से कथन का सही है या गलत है, तो एग्जाम में ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनको आपको आदत डालनी होगी। तो ये मैंने आपको मल्टीप्लायर अभी आपको सिखाया। अब मैं आपको सिखाना जा रहा हूं मल्टीप्लायर के बाद त्वरक। त्वरक का मान कैसे ठीक है, तो चलो पहला देखते हैं क्लासिकल मत। क्लासिकल क्या कहते हैं? बचत के विषय में क्या था मत उनका? क्लासिकल क्या कहते थे? क्लासिकल कहते थे जिसमें आपके एडम स्मिथ, जिसमें आपके जेबी से इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में हमको बचतें करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य हमारा अनिश्चित है। भविष्य हमारा अनिश्चित है, भविष्य जोखिमपूर्ण है, और इस जोखिम से अपने आप को हमको बचाना होगा, इसलिए हमको बचत करना चाहिए। ठीक है, और लेकिन इस बचत को क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने कहा कभी भी आप संचय कर करके नहीं रखोगे। वर्ड याद रखना, बचत की बात तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते हैं, बट उसको तिजोरी में लॉक करने की बात नहीं करते हैं। इस बचत को री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कौन? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं आप बचत करिए, दैट इज वेरी गुड हैबिट, बट इसको आप तिजोरी में नहीं रखोगे, गद्दे के नीचे नहीं रखोगे, बल्कि इसको इकोनॉमी में री इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो बचत जो होती है समाज में प्रोत्साहित होनी चाहिए, और इससे क्या हो जाता, इस नीति के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बहुत अधिक समर्थन करते थे। जो आपका दूसरा आपका मत आता है प्रोफेसर कीन्स का आता है, और कीन्स ने इसे सामाजिक बुराई बताई, सोशल इविल की संज्ञा दी। और सोशल इविल का मतलब यह होता कि यदि इकोनॉमी में लोग सेविंग्स करेंगे तो सेविंग्स ज्यादा हो जाएगी, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का मान कम हो जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड का मान कम हो जाएगा तो आपको डायग्राम याद आ जाना चाहिए तुरंत। कौन सा? ये वाला, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन का। एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड आपके पास ये है। ठीक है, जब एग्रीगेट बचत करोगे तो एग्रीगेट डिमांड जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट और इनकम यहां पर थी अभी डिटर्मिनेशन, ये आपका इकोनॉमी में नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट N1 था और इनकम आपकी Y1 थी। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो AD से AD1 पे आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था में आपकी नेशनल रोजगार का स्तर घट जाएगा, और अर्थव्यवस्था में आपकी राष्ट्रीय आय घट जाएगी। तो अगर बचत इकोनॉमी में ज्यादा करोगे तो उससे राष्ट्रीय आय तथा रोजगार दोनों कम होंगे, अर्थात बेरोजगारी फैल जाएगी। तो इन्होंने बताया कि समाज के लोग अगर ऐसा करेंगे तो इससे एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन होगी, और एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन होने से N का मान डिक्लाइन करेगा एंड Y का मान डिक्लाइन करेगा। N मतलब रोजगार, Y मतलब नेशनल इनकम, दोनों का मान डिक्लाइन करेगा, और इससे इकोनॉमी में प्राइस डिक्लाइन कर जाएगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इकोनॉमी में फिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जब प्रोड्यूसर को आपने लॉस कर दिया, उसका प्राइस को डिक्लाइन कर दिया, तो इससे इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? प्राइस कम होगा, और जब प्राइस कम होगा तो इकोनॉमी में
प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो इससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा, मल्टीप्लायर क्या होगा, उल्टा काम करेगा। लो, इकोनॉमी में आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ, और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट कैन बी निगेटिव, और ये उल्टा काम करने लगा। लो, आपने इन्वेस्टमेंट 1 गुना घटाया, राष्ट्रीय आय को ये और कई गुना लेकर डुबो दिया। लो, और इकोनॉमी आपकी बैठ जाएगी। तो इस आधार पर प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि जो आपके पास बचत होती है ये सामाजिक बुराई होती है, और अगर आप बचत ज्यादा करोगे, ठीक है, बचत ज्यादा करोगे तो उससे नेशनल इनकम कम होने लगेगी। ठीक है, नेशनल इनकम कम होने लगेगी। और इसको अगर आप डायग्राम में देख लो, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आई को मैंने स्थिर कर दिया, ये आपके पास प्रारंभ में बचत रेखा है, आई इक्वल टू एस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, ये आपकी इकोनॉमी में नेशनल इनकम OY1 है। ठीक है, और कीन्स ने कहा आप बचत बढ़ा लो, तो देन इट विल बी शिफ्टेड, ये लोग शिफ्ट हो गए, तो आपके पास S से S1 पे आ जाएंगे, देन वी विल कम एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, और आपके देश की नेशनल इनकम डिक्लाइन होकर के OY1 से OY2 हो जाएगी। तो बचत आपके समाज के लिए क्या हो जाएगी, आपके समाज के लिए बचत बुराई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास एक सामाजिक बुराई के रूप में हो जाएगी। तो इस प्रकार इकोनॉमी में हमको कभी भी इस प्रकार की एक्टिविटी को नहीं अपनाना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम जनरेट हो। और कीन्स ने बचत को इसलिए बुराई कहा, और जबकि क्लासिकल अप्रोच था कि हम लोग क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत ये मानते थे कि बचत जो इकोनॉमी के लिए होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और इकोनॉमी में री इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया होनी चाहिए। संचय को ये लोग बहुत बुरा मानते हैं। संचय का मतलब होता है मनी को फ्लो से आप बाहर कर देते हो। जब मनी को फ्लो से, इकोनॉमिक सर्कुलेशन से बाहर कर देते हो, तो वो उसके बड़े विरोधी थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो ये आपका आज का टॉपिक हम यहां पर फिनिश कर रहे हैं, और आपके